शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें earshot ऐप भी। ខ្ញុំមុនដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមករួមតស៊ូមិនដើម្បីសម្រាប់ប្រជាជននិងប្រទេសទេ मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं ये लड़ाई लोगों को मरवाने के लिए नहीं लड़ रहा। गौर से देखो मेरे चेहरे को। क्या मुझे देखकर लगता है कि मैं इतना निर्दयी हो सकता हूं? ये शब्द हैं एक ऐसे तानाशाह के जो देखने में बेशक मासूम या यूं कहें कि चार्मिंग लगता था, लेकिन उसने अपने सिर्फ 4 साल के शासनकाल में तकरीबन 20 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। यानी कि उस समय की कंबोडिया की आबादी का 1/4 हिस्सा इस बर्बर तानाशाह की हिंसा की भेंट चढ़ गया। पोल पोट की लीडरशिप में चल रहे खमर रूज के रूल के दौरान वहां हुई हत्याओं को 20वीं शताब्दी के सबसे बड़े जेनोसाइड यानी नरसंहारों में गिना जा सकता है। लेकिन किसी भी तानाशाह की ही तरह पोल पोट को भी एहसास नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता था कि वो जो कुछ कर रहा है वो अपने देश की, अपने लोगों की बेहतरी के लिए कर रहा है। ईयरशॉट पर मैं हूं सौरभ भ्रमर। स्वागत है आप सभी का तानाशाह के एक नए एपिसोड में। और आज बात कंबोडिया के डिक्टेटर पोल पोट की, जिसके शासनकाल को खत्म हुए बेशक 40 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी वहां के लोगों के जहन में ताजा हैं। एक कृषि समाज बनाने की चाह में इस तानाशाह ने भर भर के लोगों को लेबर कैंप्स तो कभी जेलों और किलिंग फील्ड्स में भेजा, जहां ना जाने कितनों की यातनाओं से मौत हो गई। बचे खुचे लोग भूखमरी या फिर बीमारी से मर गए। पोल पोट का रियल नाम था सैलोट सार और उसका जन्म हुआ था 1925 में कंबोडिया के एक छोटे से गांव में। वो अपने माता पिता के 9 बच्चों में से 8वें नंबर की औलाद था। उसका ताल्लुक एक संपन्न किसान परिवार से था। His father owned multiple hectares of rice fields. बचपन में ही उसने खेती सीखनी शुरू कर दी थी और उसका ज्यादातर वक्त खेतों में ही गुजरता था। पोल पोट की मां एक डिवाउट बुद्धिस्ट थी। जब पोल पोट सिर्फ 6 साल का था तभी उसको कंबोडिया की कैपिटल फ्नोम पेन भेज दिया गया ताकि वो बुद्धिज्म के बारे में और जाने, बुद्धिज्म अ वे ऑफ लाइफ को अडॉप्ट करे और आगे जाकर खुद भी एक बुद्धिस्ट मंक बने। लेकिन पोल को राजधानी की ये भागदौड़ भरी जिंदगी कुछ खास पसंद नहीं आई। ही स्टार्टेड टू फील लाइक एन आउटसाइडर। पोल पोट के वर्ड्स में ही बोलें तो ही फेल्ट लाइक अ डार्क मंकी फ्रॉम द माउंटेन्स। खैर, साथ साथ पोल पोट की पढ़ाई भी जारी रही। कंबोडिया में उस वक्त फ्रेंच रूल चल रहा था और पोल पोट की स्टडीज भी एक फ्रेंच मीडियम स्कूल में ही हुई। उसने फ्रेंच लिटरेचर और हिस्ट्री की पढ़ाई की। स्कूल में ही उसने 1789 के फ्रेंच रेवोल्यूशन और उस दौरान हुई हिंसा के बारे में भी जाना। जाने अनजाने में ही इस इवेंट ने उसके मन में एक छाप छोड़ दी थी जो आगे जाकर कंबोडियंस के लिए एक अभिशाप बनने वाली थी। पोल पोट के साथियों की माने तो वो एक शांत और इंट्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट था। हालांकि पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका कुछ खास रुझान नहीं था, यहां तक कि वो हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए दिए गए एंट्रेंस एग्जाम को भी क्लियर नहीं कर पाया। 1949 में वो स्कॉलरशिप पर पेरिस गया रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने। यहीं उसकी मुलाकात कुछ लेफ्ट विंग कंबोडियन नेशनल से हुई। वो अक्सर पोल पोट के अपार्टमेंट में आते। कंबोडिया के हालातों के बारे में उन लोगों में घंटों चर्चा होती थी। धीरे धीरे इन कंबोडियंस के भी 2 ग्रुप्स बन गए। एक ग्रुप ऐसा था जो इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को एक शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करना चाहता था, तो वहीं एक दूसरा ग्रुप ऐसा भी था जिसे आजादी हासिल करने के लिए हिंसा के रास्ते पर चलने से भी कोई झिझक नहीं थी। पोल पोट इस दूसरे ग्रुप का हिस्सा बन गया। पेरिस में उस समय एक वाइब्रेंट कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था। पोल पोट और उसके साथियों ने मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू कर दी। इसी दौरान उसने कार्ल मार्क्स की टीचिंग्स को भी पढ़ना शुरू किया, लेकिन वो उसे कुछ खास समझ नहीं आई। फिर उसने जोसेफ स्टालिन के बारे में जानना शुरू किया। स्टालिन्स टीचिंग स्ट्रक अ कॉर्ड विद हिम। उसे स्टालिन की तमाम बातें पसंद आईं। पोल पोट वैसे भी कोई खास अच्छा स्टूडेंट तो था नहीं।
फ्रांस में वैसे भी उसका दिमाग पढ़ाई से ज्यादा रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी एक्टिविटीज में लगा रहता था। वो एग्जाम में फेल हो गया और उसको जो स्कॉलरशिप मिल रही थी वो बंद हो गई। 1993 में वो वापस नॉम पेन आ गया, बट नाउ ही हैड अ विजन। वो चाहता था कि कंबोडियन रेवोल्यूशन का वो हिस्सा बने। 1953 में ही पोल पॉट जब पेरिस से कंबोडिया वापस आया, तब तक उसके देश की सूरत ही बदल चुकी थी। कंबोडिया को नई नई आजादी मिली थी। इट वॉज नाउ एन इंडिपेंडेंट कंट्री अंडर द लीडरशिप ऑफ नोरोडोम सिहानुक। पोल पॉट कंबोडिया की इंडिपेंडेंस से तो खुश था, लेकिन सिहानुक की लीडरशिप से नहीं। उसको लग रहा था कि गवर्नमेंट का हेड कोई कम्युनिस्ट होगा, लेकिन ऐसा ना होने की वजह से वो खासा नाराज भी था और डिसअपॉइंटेड भी। इसी साल उसने अंडरग्राउंड कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। वो अपने साथियों के साथ कंट्री साइड की तरफ भाग गया और इस नई कंबोडियन सरकार के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर की शुरुआत कर दी। पोल पॉट वाज हंग्री फॉर पावर। उसको सत्ता की चाबी चाहिए थी और वो इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। 1970 आते आते वियतनाम में हो रहे युद्ध का असर कंबोडिया में भी साफ साफ दिखाई देने लगा। कम्युनिस्ट वियतनामीज फोर्सेस को मारने के लिए यूएस ने कंबोडिया के कुछ हिस्सों पर भी भारी बमबारी कर दी। इस बॉम्बिंग में हजारों किसानों की मौत हो गई। लोगों के मन में अमेरिकन को लेकर जमकर गुस्सा था, एक किस्म का रोष था। पोल पॉट की गिरिल्ला फोर्सेस, जिन्हें अब खमर रूज के नाम से जाना जाता था, पावरफुल होने लगी थी। खमर रूज का लोगों को जबरदस्त समर्थन मिलने लगा था। खमर रूज से जैसे जैसे लोग जुड़ने लगे, पोल पॉट की वियतनामीज पे डिपेंडेंस धीरे धीरे अब कम होने लगी। उसके फोर्सेस में अब बड़ी संख्या में कंबोडियंस थे। यही वो वक्त था जब उसने खुद को अपने आइडल जोसेफ स्टालिन के तौर पर ट्रांसफॉर्म कर लिया और नाम सैलोट सर से बदलकर पोल पॉट कर लिया। तो ये थी सैलोट सर के पोल पॉट बनने की कहानी। तानाशाह के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे पोल पॉट ने सत्ता हथियाई और फिर कंबोडियंस पर ऐसा कहर बरपाया कि देश की 1/4 आबादी का दुनिया के नक्शे से नामो निशान मिटा दिया गया। सुनिएगा जरूर। मेरा नाम है सौरभ, सुनते रहिए ईयरशॉट। शानदार हिंदी पॉडकास्ट सुने earshot.in पर और डाउनलोड करें एयरशॉट ऐप भी। Earshot, here and now.